रॉबर्ट किंग मर्टन 1910 से 2003। व्यावहारिक प्रकार्यवाद, भूमिका आदर्श, संदर्भ समूह सिद्धांत, विचलन सिद्धांत जैसी अनेक अवधारणाओं के जनक रॉबर्ट मर्टन का जन्म 4 जुलाई 1910 को अमेरिका के पेंसिल्वानिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था। रॉबर्ट मर्टन के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और बढ़ईगीरी का कार्य भी करते थे। मर्टन का प्रारंभिक जीवन मलिन बस्तियों में बीता। 1927 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की तथा छात्रवृत्ति के आधार पर टेम्पल्टन विश्वविद्यालय में अध्ययन का अवसर मिला। यहाँ इन्होंने दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की। तत्पश्चात यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आ गए, जहाँ इन्होंने पार्सन्स एवं सोरोकिन के सानिध्य में आगे की पढ़ाई की। पार्सन्स के ही नेतृत्व में 1936 में शोध उपाधि प्राप्त की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने लगे, लेकिन अध्यापक के रूप में अधिकतर समय इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बिताया। रॉबर्ट मर्टन द्वारा अनेक पुस्तकों की रचना भी की गई, जिनमें प्रमुख है 1. साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड 1938। 2. सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949, 57, 68, 3 खंडों में। 3. द फोकस्ड इंटरव्यू, द फोकस्ड इंटरव्यू 1958। 4. कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम विथ निस्बेट, कॉन्टेम्पररी सोशल प्रॉब्लम विथ निस्बेट 1961। 5. ऑन द शोल्डर ऑफ जियंट्स, ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स 1965। 6. द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1973। 7. सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड अनोमी। रॉबर्ट मर्टन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 1. विचलन संबंधी सिद्धांत। 2. संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत। 3. प्रकार्यवादी सिद्धांत। सामाजिक विचलन या आदर्श शून्यता सिद्धांत, एनोमिक थ्योरी। आदर्श शून्यता की अवधारणा दुर्खीम द्वारा दी गई, परंतु इसे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का श्रेय रॉबर्ट मर्टन को जाता है। रॉबर्ट मर्टन का कहना है कि कोई भी व्यक्ति समाज के विरुद्ध आचरण करना नहीं चाहता, परंतु स्वयं संरचना या समाज उसे ऐसा करने के लिए विवश कर देते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए मर्टन 2 तत्वों को प्रस्तुत करते हैं। 1. सांस्कृतिक लक्ष्य, कल्चरल गोल, अमूर्त। 2. संस्थागत साधन, इंस्टीट्यूशनल मीन्स, मूर्त। मर्टन का कहना है कि स्वयं समाज द्वारा लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है और उसे प्राप्त करने के साधन भी मुहैया कराए जाते हैं। समाज में कोई भी व्यक्ति समाज प्रदत्त साधनों से विमुख होकर लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहता, परंतु समाज लक्ष्य को अधिक महत्व देता है। यही कारण है कि व्यक्ति लक्ष्य एवं साधन में समायोजन करने में विचलनकारी हो जाता है, जिसे मर्टन विचलनकारी समायोजन कहते हैं। मर्टन के द्वारा समाज में 5 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं, जिसमें 4 विचलनकारी है, जैसे 1. अनुरूपता, कॉन्फॉर्मिटी, उदास स्माइली। यह विचलनकारी नहीं है क्योंकि इसमें समाज प्रदत्त साधनों से लक्ष्य को प्राप्त किया है। 2. नवाचार, इनोवेशन। यह विचलनकारी व्यक्तित्व है। यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए साधन अपना लेता है, जिसे मर्टन तकनीकी कुशल साधन कहते हैं। 3. कर्मकांडी या संस्कारवाद, रिचुअलिज्म। मर्टन इसे भी विचलनकारी मानते हैं। यह ऐसा व्यक्ति है जो साधन को पकड़े रहता है, इससे विमुख नहीं होता, लेकिन वह लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है। मर्टन इसे डरपोक एवं कायर कहते हैं तथा जन्मजात खोने वाला बताते हैं।
इनके अनुसार नौकरशाह इसी प्रकार का व्यक्तित्व है। 4 प्रत्यावर्तन, रिट्रिएटिज्म, यह भी विचलनकारी व्यक्ति है जो लक्ष्य एवं साधन दोनों से उदासीन है। ऐसे व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, अर्थात समाज में रहकर भी समाज का हिस्सा नहीं होते। शराबी, जुआरी, नशेड़ी, भिखारी इत्यादि इसी प्रकार के व्यक्तित्व है। 5 विद्रोही, रिबेलियन, मर्टन इसे भी विचलनकारी मानते हैं, लेकिन यह ऐसा व्यक्ति है जो समाज प्रदत्त साधन एवं लक्ष्य दोनों को अस्वीकार करता है तथा नया साधन एवं लक्ष्य निर्धारित करता है। चूँकि इसका लक्ष्य सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे विचलनकारी लक्ष्य कहा जाता है। क्रांतिकारी, आतंकवादी, आंदोलनकारी आदि इसी प्रकार के व्यक्तित्व है। नोट्स। सिद्धांत की सबसे छोटी इकाई तथ्य, फैक्ट्स, होती है। जब कई फैक्ट्स मिलते हैं तब अवधारणा बनते हैं, अर्थात तथ्यों के समूह को अवधारणा कहते हैं। कई अवधारणा मिलकर सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तथ्य से अवधारणा, अवधारणा से सिद्धांत का निर्माण होता है। प्रकार्यवादी विद्वानों का क्रम इस प्रकार है: दुर्खीम, स्पेंसर, मैलिनोवास्की, ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन। रॉबर्ट मर्टन। संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट हाइमैन द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942 नामक पुस्तक में दिया गया था। समाजशास्त्र में इसे मर्टन द्वारा प्रस्तुत किया गया, अर्थात मनोविज्ञान से समाजशास्त्र में लाने का श्रेय मर्टन को जाता है। संदर्भ समूह की परिभाषाएं। हाइमैन के अनुसार संदर्भ समूह किसी भी व्यक्ति के लिए वह आदर्श समूह होता है जिसके आदर्शों को अपनाकर वह व्यक्ति उसी प्रकार की हो सकने की आकांक्षा रखता है। न्यूकॉम तथा टर्नर ने संदर्भ समूह उसे माना है जिसका व्यक्ति तुलना के लिए एक प्रभावित समूह के रूप में प्रयोग करता अथवा जिससे व्यक्ति अपने मूल्य प्राप्त करता है। ऑटो क्लाइन वर्ग के अनुसार वह समूह जिसके आदर्श, सामाजिक मूल्य, आचरण पद्धति तथा सामाजिक प्रतिमानों को आदर्श मानकर कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक स्तर पर उस समूह से संबंध बनाता है अथवा बनाना चाहता है, संदर्भ समूह कहलाता है। श्री एवं श्रीमती शेरिफ के अनुसार संदर्भ समूह जिनसे व्यक्ति स्वयं को समूह के एक अंग के रूप में जोड़ता है अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से संबंध स्थापित करने की आकांक्षा करता है। नित्य प्रतिदिन की भाषा में संदर्भ समूह वे समूह है जिनके साथ व्यक्ति अपना समीकरण करता था या समीकरण करने की आकांक्षा रखता है। इस प्रकार शेरिफ ने संदर्भ समूह के बारे में 2 बातें कही हैं। 1. सदस्यता समूह के व्यक्ति का अन्य समूह से संबंध स्थापित करना। 2. अन्य समूह से संबंध स्थापित करने की आकांक्षा रखना। शेरिफ के अनुसार संदर्भ समूह एक मानसिक स्थिति है जिसमें किसी भी समूह के सदस्य किसी दूसरे समूह से, जिसे वे श्रेष्ठ समझते हैं, अपना मानसिक संबंध जोड़ते हैं एवं स्वयं का उस अन्य समूह के परिप्रेरण में मूल्यांकन करते हैं। श्रीमती शेरिफ संदर्भ समूह के अर्थ को स्पष्टता निम्न शब्दों में बताया कि बोलचाल की भाषा में संदर्भ समूह वे समूह हैं जिनके साथ व्यक्ति एकात्मकता घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है या करने की आकांक्षा रखता है।
AC दुबे संदर्भ समूह को ऐसा समूह मानते हैं जिसके नियमों, व्यवहार प्रतिमानों, मनोवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों को व्यक्ति आदर्श मानकर अपने आचरण या व्यवहार में डालने का प्रयत्न करता है। यह वह समूह है जिसका अस्तित्व प्रायः व्यक्ति के माइंड में होता है। आगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार प्रसंग समूह से अभिप्राय उस समूह से होता है जिससे हम अपने मूल्य प्राप्त करते हैं या जिसकी हम स्वीकृति मांगते हैं। रॉबर्ट मर्टन संदर्भ समूह की अवधारणा। मर्टन ने मनोविज्ञान से संदर्भ समूह की अवधारणा को समाजशास्त्र की अवधारणा बनाया। इसके लिए मर्टन ने स्वयं कोई अध्ययन नहीं किया बल्कि संदर्भ समूह की धारणा हर्बर्ट हाइमैन से एवं इसके विश्लेषण की सामग्री स्टाउफर के अमेरिकी सेना के अध्ययन से अपना लिया। मर्टन ने स्टाउफर की सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिकहीनता या तुलनात्मक अभावबोध रिलेटिव डेप्रिवेशन की धारणा के आधार पर सामाजिक गतिशीलता की आंशिक व्याख्या के लिए संदर्भ समूह का सिद्धांत दिया गया। नोट सापेक्षहीनता की अवधारणा सर्वप्रथम स्टाउफर द्वारा 1949 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अमेरिकन सोल्जर में किया गया। मर्टन ने स्टाउफर के अमेरिकी सेना के व्यापक अध्ययन के एक अंश को अपनाया। स्टाउफर बताते हैं कि अमेरिकी सेना के जवान अपने से ऊपर के अफसर को आदर्श मानकर चलते हैं, अर्थात सिपाही के लिए संदर्भ समूह ऑफिसर है। स्टाउफर द्वारा संदर्भ समूह के लिए सापेक्षिक वंचना रिलेटिव डेप्रिवेशन को आधार माना गया, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या समूह से अपनी तुलना करता है और उसकी अपेक्षा अपने को अभाव में पाता है तो इसकी पूर्ति के लिए वह उस समूह का सदस्य बनना चाहता है क्योंकि उसे कुछ खोने का डर बना रहता है। रॉबर्ट मर्टन द्वारा संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत में उपरोक्त विद्वानों हर्बर्ट हाइमेन और स्टाउफर के विचारों को शामिल किया और इसे सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत किया गया। रॉबर्ट मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जिसके मूल्य, मानदंड, आदर्श, जीवन शैली आदि का अनुकरण व्यक्ति इस अपेक्षा से करता है कि इससे उस समूह की सदस्यता प्राप्त हो जाए। मर्टन ने यह भी कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति का बाह्य समूह ही संदर्भ समूह हो बल्कि कई बार अंतःसमूह भी संदर्भ समूह का कार्य करता है। मर्टन का कहना है कि जब एक समूह दूसरे समूह को अपना संदर्भ समूह मान लेता है तब वह संदर्भ समूह के व्यवहार के तरीके, उनके मूल्यों एवं आदर्शों को अपना लेता है। मर्टन इसे आदर्शक संदर्भ समूह नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप कहते हैं, परंतु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिस समूह को अपना संदर्भ समूह माना जाता है उसका सदस्य बनना चाह भी और नहीं भी चाह सकते तो यह समूह तुलनात्मक संदर्भ समूह कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप भी कहा जाता है। मर्टन का कहना है कि एक समूह जब संदर्भ समूह के व्यवहार, मूल्य एवं आदर्श का अनुकरण करता है तब यह स्थिति प्रत्याशामूलक समाजीकरण एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाती है। इस समाजीकरण से लाभ यह होता है आकांक्षी समूह को इससे संदर्भ समूह में प्रवेश में सरलता होती है। संदर्भ समूह प्रत्येक स्थिति में आकांक्षी समूह का विरोध करती है, परंतु प्रत्याशामूलक समाजीकरण के कारण यह विरोध कम हो जाता है। संदर्भ व्यक्ति रेफरेंस इंडिविड्यूल। रॉबर्ट मर्टन की अवधारणा है संदर्भ व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके अनुरूप बनने की हमारी इच्छा होती है। हम उस व्यक्ति के समान ही वस्त्र पहनना, बातचीत करना, केश विन्यास करना तथा सामान्य जीवन में भी उन जैसा व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं, अर्थात संपूर्ण जीवन शैली परिवर्तित होने लगती है तो संदर्भ व्यक्ति कहा जाता है। मर्टन संदर्भ व्यक्ति के दो प्रकार बताते हैं। एक सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति, दो नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति।
भूमिका आदर्श रोल मॉडल। यह अवधारणा भी रॉबर्ट मर्टन की है। जब किसी व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार प्रभावित करता है तो वह व्यक्ति भूमिका आदर्श के रूप में जाना जाता है। संदर्भ व्यक्ति और भूमिका आदर्श में अंतर है। जहां भूमिका आदर्श में कोई विशिष्ट व्यवहार ध्यान का केंद्र होता है, वहीं संदर्भ व्यक्ति का प्रयोग सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों के सामान्यीकरण के लिए किया जाता है। भूमिका आदर्श वाले व्यक्ति परिचित ही हों, यह आवश्यक नहीं है। भूमिका आदर्श वाले व्यक्ति वास्तविक या पौराणिक भी हो सकते हैं। रॉबर्ट मर्टन द्वारा संदर्भ समूह सिद्धांत में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया, जैसे एक सदस्यता समूह ही संदर्भ समूह हो सकता है। दो व्यक्ति द्वारा जिस समूह का अनुकरण किया जाता है, उसके नियमों को सीखा जाता है, उसे प्रत्याशित समाजीकरण एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। 3 कभी-कभी संदर्भ समूह के स्थान पर संदर्भ व्यक्ति भी रेफरेंस इंडिविजुअल अनुकरणीय होता है। 4 संदर्भ समूह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। नोट: प्रत्याशित समाजीकरण एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन किसी भविष्य में प्राप्त होने वाली सामाजिक भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित दायित्वों, अधिकारों, कर्तव्यों, अपेक्षाओं व व्यवहारों को सीखने व उसके लिए तैयारी करने का पहले से ही अभ्यास करना पूर्वाभ्यासी समाजीकरण एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। जैसे किसी आर्मी में भर्ती होने वाले व्यक्ति द्वारा पहले से ही अनुशासन परेड या बंदूक चलाने का अभ्यास करना या विभिन्न प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी पदों हेतु पूर्व में ट्रेनिंग लेना। इस अवधारणा की रचना R.K. मर्टन तथा A. स्किट ने की है। किसी समूह के प्रति व्यक्ति के 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। 1. सकारात्मक पॉजिटिव, जब व्यक्ति किसी समूह के प्रति आकर्षित होता है तथा उसका सदस्य बनना चाहता है तो यह उसके लिए संदर्भ समूह होगा। 2. नकारात्मक नेगेटिव, जब व्यक्ति समूह विशेष की न सिर्फ आलोचना करता है बल्कि उसका सदस्य भी नहीं बनना चाहता तो वह समूह उस व्यक्ति का नकारात्मक संदर्भ समूह होगा। 3. तटस्थ इंडिफरेंट, किसी समूह के प्रति व्यक्ति का वह दृष्टिकोण जिसके अनुसार न तो वह उस समूह का सदस्य बनना चाहता है न उसके प्रति घृणा का भाव रखता है, वह उदासीन रहता है, किंतु उस समूह में उस व्यक्ति के लिए सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह दोनों की संभावना छुपी रहती है। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह तुलनात्मक भी हो सकता है। मर्टन का कहना है कि संदर्भ समूह में भूमिका आदर्श रोल मॉडल भी महत्वपूर्ण तथ्य है। संदर्भ व्यक्ति एवं भूमिका आदर्श दोनों ही स्थिति में केंद्र में व्यक्ति होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार अपना संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तित कर देता है तो यह स्थिति संदर्भ व्यक्ति कहलाती है, अर्थात व्यक्ति ने अपना अस्तित्व पूर्णता उस व्यक्ति में विलीन कर दिया, यह पूर्ण परिवर्तन है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का कोई विशेष व्यवहार किसी के द्वारा अनुकरण किया जाता है तो अनुकरण करने वाले व्यक्ति का जिस व्यक्ति का अनुकरण किया जाता है इसे भूमिका आदर्श कहते हैं। यह एक प्रकार से आंशिक परिवर्तन है। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह व्यवहार के कुछ प्रकार्य निम्नलिखित हैं। 1. प्रत्याशित समाजीकरण। 2. व्यक्तित्व का समुचित विकास। 3. सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाना। 4. मानसिक संतोष प्रदान करना। 5. विभिन्न समूहों के मध्य सामाजिक दूरी का उन्मूलन। संदर्भ समूह के लाभ। व्यक्ति इससे सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने विचारों में उदार होता है। इससे उसके सीखने की प्रवृत्ति का पता चलता है। यह व्यक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति का द्योतक है।
संदर्भ समूह के दोष या हानि या सीमाएं। 1. इससे समूह निष्ठा में कमी आती है। 2. यह व्यक्ति के निम्न आत्मविश्वास का घोतक है। 3. इससे सीमांतीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। नोट: मर्टन द्वारा संदर्भ समूह में सीमांत मानव मार्जिनल मैन की अवधारणा का भी उल्लेख किया गया। हालांकि सीमांत मानव की अवधारणा सर्वप्रथम 1928 में रॉबर्ट पार्क द्वारा, 1937 में स्टोनक्विस्ट ने तत्पश्चात मर्टन द्वारा दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: बहुल संदर्भ समूह मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप। मर्टन ने बहुल संदर्भ समूह के निम्न 2 प्रकारों का उल्लेख किया है: परस्पर विरोधी और एक दूसरे के पूरक संदर्भ समूह, कॉन्फ्लिक्टिंग एंड म्यूचुअली सस्टेनिंग रेफरेंस ग्रुप। जब व्यक्ति के जीवन में 2 परस्पर विरोधी संदर्भ समूह आते हैं, तो उनमें से व्यक्ति एक को परिस्थिति के अनुसार चुनता है, दूसरी ओर व्यक्ति समान आयु समूह, समान वैवाहिक स्थिति समूह या समान शैक्षिक योग्यता वाले समूह एक दूसरे के पूरक संदर्भ समूह होते हैं। अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह इंटरैक्शनल रेफरेंस ग्रुप। यह अवधारणा जोनाथन टर्नर ने प्रस्तुत की। काल्पनिक संदर्भ समूह इमेजिनरी रेफरेंस ग्रुप। क्लाइनबर्ग के अनुसार संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स की वर्गविहीन समाज की अवधारणा, रामराज्य की कल्पना। दूसरे विशिष्ट सिग्निफिकेंट ऑथर्स व्यक्ति जिन लोगों को प्रतिष्ठित मानकर जिनके अनुरूप स्वयं को बनाने का प्रयत्न करता है, मर्टन के अनुसार वे दूसरे विशिष्ट के नाम से जाने जाते हैं। संदर्भ समूह के प्रकार एक नज़र में। मनोविज्ञान में संदर्भ समूह की अवधारणा हर्बर्ट हाइमेन। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन। आदर्शात्मक नॉर्मेटिव तथा तुलनात्मक कंपैरेटिव संदर्भ समूह मर्टन। परस्पर विरोधी एवं एक दूसरे के पूरक कॉन्फ्लिक्टिंग एंड म्यूचुअली सस्टेनिंग संदर्भ समूह मर्टन। सकारात्मक पॉजिटिव एवं नकारात्मक नेगेटिव संदर्भ समूह न्यूकॉम। काल्पनिक इमेजिनरी संदर्भ समूह क्लाइनबर्ग। अंतःक्रियात्मक इंटरैक्शनल संदर्भ समूह जोनाथन टर्नर। प्रकार्यवादी सिद्धांत फंक्शनल थ्योरी। रॉबर्ट मर्टन से पूर्व प्रकार्यवाद के संबंध में रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, पार्सन्स एवं क्लूखॉन के प्रकार्यवादी विचार चर्चा में थे। वैसे प्रकार्यवाद का जनक दुर्खीम को माना जाता है, जिनके अनुसार समाज की आवश्यकताओं को समाज के अंगों द्वारा पूरा किया जाना ही प्रकार्य कहलाता है। मैलिनोवस्की ने ट्रोबियांडा द्वीप की जनजातियों का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया। इनके अनुसार व्यक्ति प्रमुख है और उसके जिंदा रहने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो। व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया गया। इन संस्थाओं को ही संस्कृति कहा जाता है। इस प्रकार संस्कृति के अंगों द्वारा व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में किया जाने वाला योगदान ही उस संस्कृति के अंग का प्रकार्य कहा जाता है। चूंकि मैलिनोवस्की व्यक्ति एवं उसकी आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर प्रकार्य का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी कहा जाता है। मैलिनोवस्की व्यक्ति की आवश्यकता को 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक, प्राथमिक या जैविकीय आवश्यकताएं, जैसे पोषण, प्रजनन, सुरक्षा, शारीरिक आराम इत्यादि। 2, द्वितीयक या व्युत्पन्न या साधक आवश्यकताएं, जैसे राजनीति, अर्थ, शिक्षा, कानून इत्यादि। 3, समन्वयकारी आवश्यकताएं, जैसे धर्म, जादू, ज्ञान, खेलकूद इत्यादि। मैलिनोवस्की द्वारा कुछ आधारभूत आवश्यकताएं एक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया है।
जैसे क्रम, आधारभूत आवश्यकताएं, सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं। 1, शरीर पोषण, भोजन, 2, प्रजन, नातेदारी, 3, शारीरिक आराम, आवास या गृह, 4, सुरक्षा, सेना या पुलिस, 5, गति, गतिविधि, 6, वृद्धि, प्रशिक्षण, 7, स्वास्थ्य, अस्पताल या आरोग्य शास्त्र। मैलिनोवस्की द्वारा प्रकार्यात्मक सार्वभौम फंक्शनल यूनिवर्सल्स की अवधारणा का उल्लेख किया गया। इनके अनुसार समाज की इकाइयों की भूमिकाएं सभी समाजों में एक सीधी पाई जाती है, अर्थात यह प्रकार्यात्मक रूप से सार्वभौमिक होती है, जैसे परिवार की भूमिका सभी समाजों में सार्वभौमिक है। क्लूखोन संस्कृति के विश्लेषण में प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। इन्होंने संस्कृति के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है, जैसे 1 प्रकट प्रकार्य, 2 अप्रकट प्रकार्य। इसलिए क्लूखोल को सांस्कृतिक प्रकार्यवादी कहा जाता है। इनकी पुस्तक द मिरर फॉर मैन 1949 है। रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा समाज या संरचना के परिप्रेक्ष्य में प्रकार्यवाद का विश्लेषण किया गया। यह दुर्खीम से प्रभावित थे, लेकिन इनका कहना था कि प्रत्येक संरचना के विकास के लिए आवश्यक दशाओं का होना आवश्यक है। इसके अभाव में कोई भी संरचना विकास नहीं कर सकती या जीवित नहीं रह सकती है। इन्होंने अपने प्रकार्यवादी विश्लेषण में प्रकार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी एवं प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, फंक्शनल इनेविटेबल जैसी अवधारणाओं का उल्लेख किया है। प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, ब्राउन का कहना है कि समाज में जो सांस्कृतिक तत्व अस्तित्व में है, उसका होना अपरिहार्य है, क्योंकि वह कोई न कोई ऐसा कार्य कर रहा है या सामाजिक संरचना में योगदान दे रहा है, जिससे सामाजिक संरचना की निरंतरता एवं स्थायित्व बना हुआ है। पार्सन्स धर्म को, जीपी मुडी परिवार को, ब्राउन भी परिवार को अपरिहार्य संस्था बताते हैं। इनका कहना है कि परिवार ऐसे कार्य कर रहा है जिसके बिना समाज का स्थायित्व खतरे में पड़ जाएगा। प्रकार्यात्मक एकता, ब्राउन का कहना है कि जिस प्रकार जीव के अंग अलग अलग होते हैं, उनकी प्रकृति एवं विशेषताएं भी अलग अलग होती है, फिर भी यह एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात इन अंगों के बीच प्रकार्यात्मक एकता का संबंध होता है। सभी मिलकर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। अंगों में सकारात्मक एकता को ब्राउन यूनोमिया, अनोमिया अर्थात स्वस्थ स्थिति और अंगों में नकारात्मक एकता को डिस्नोमिया अर्थात रोगग्रस्त स्थिति कहते हैं। इनका कहना है कि संरचना को जल्दी से जल्दी डिस्नोमिया की स्थिति से बाहर आना चाहिए, तभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। इस प्रकार प्रकार्यात्मक एकता, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता एवं प्रकार्यात्मक सार्वभौम जैसी अवधारणाओं से ही प्रकार्यवाद पर यथास्थितिवादी परिवर्तन विरोधी होने का आरोप लगा और यह पुनः समाजशास्त्री धरातल से लुप्त हो गया। इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास रॉबर्ट मर्टन ने किया। मैलिनोवस्की, ब्राउन, क्लूखोन एवं पार्सन्स को शास्त्रीय प्रकार्यवाद कहा जाता है, जबकि मर्टन के प्रकार्यवाद को व्यावहारिक प्रकार्यवाद कहा जाता है। रॉबर्ट मर्टन का कहना है कि शास्त्रीय प्रकार्यवाद कार्य से अधिक संस्था को महत्वपूर्ण मान रहा है, जबकि कार्य महत्वपूर्ण होना चाहिए, संस्था, अंग नहीं। रॉबर्ट मर्टन शास्त्रीय प्रकार्यवाद को व्यवहारिक बनाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार्यवाद में संशोधन करते हुए कई अवधारणाओं को शामिल करते हैं।
जैसे प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, न कार्य, प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य, कुल जमा खर्च, नेट बैलेंस, अनापेक्षित क्रिया इत्यादि। प्रकार्य फंक्शन, इसका तात्पर्य सकारात्मक कार्य से है, अर्थात व्यवस्था के अंग द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने में किया जाने वाला योगदान ही प्रकार्य है। मर्टन इसे वस्तुनिष्ठ परिणाम, ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के सदस्यों द्वारा इसके संबंध में जानकारी है और सभी जानते हैं कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा। दुष्प्रकार्य डिसफंक्शन, मर्टन का कहना है कि समाज के कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो समाज को बनाए रखने में अपना सकारात्मक योगदान नहीं देते, बल्कि समाज की एकता को बाधित करते हैं। मर्टन एक ही समय में एक समाज में दो धर्मों की उपस्थिति का उल्लेख करते हैं जिनके बीच संघर्ष के कारण समाज की एकता बाधित होती है। न कार्य नॉन फंक्शन, मर्टन का कहना है कि समाज के कुछ अंग ऐसे हैं जो न तो सकारात्मक योगदान देते हैं और न ही नकारात्मक योगदान, फिर भी संरचना में बने रहते हैं। जैसे भारत में जजमानी प्रथा। प्रकट प्रकार्य मैनिफेस्ट फंक्शन, मर्टन इसके लिए इच्छित एवं मान्य शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात वह कार्य जिसके परिणाम के बारे में हमें जानकारी है और हम उसकी इच्छा भी रखते हैं। जैसे वर्तमान समाज में यह मान्यता है कि प्रतियोगिता से योग्य लोगों का चयन होता है। अप्रकट प्रकार्य लेटेंट फ्रंशिया, मर्टन इसके लिए न तो इच्छित और न ही मान्य जैसे शब्दों का संबोधन करते हैं। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के होपी जनजाति के वर्षा नृत्य का उल्लेख किया है, जिसका प्रकट प्रकार्य वर्षा लाना है, जबकि अप्रकट प्रकार्य समूह एकता को बढ़ना है। इसी प्रकार मर्टन अप्रकट अकार्य और प्रकट अकार्य की भी बात करते हैं। प्रकट अकार्य का तात्पर्य इस बात से है कि संघर्ष समाज में अस्थिरता लाने वाला संतुलन को बाधित करने वाली है, यह इसका प्रकट अकार्य है। जबकि अप्रकट अकार्य यह है कि इससे समूहों के बीच में एकता की भावना का जन्म होता है। कोज़र के आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष को इसी रूप में देखा जाता है। रॉबर्ट मर्टन अप्रकट प्रकार्य को अनापेक्षित क्रिया सेरेंडिपिटस एक्शन कहते हैं, जिसके बारे में पहले से कोई अपेक्षा नहीं की गई थी। प्रकार्यात्मक विकल्प एवं प्रकार्यात्मक समरूपता, फंक्शनल यूनिटी एंड फंक्शनल इक्विवेलेंस। रॉबर्ट मर्टन का कहना है कि संस्था के अंग की अनुपस्थिति में अन्य अंग द्वारा उस कार्य को किया जाता है तो वह अंग प्रकार्यात्मक विकल्प कहलाता है और इस अंग को उस अंग के समरूप माना जाता है। जैसे मर्टन का कहना है कि साम्यवादी समाज में धर्म का कार्य साम्यवादी विचारधारा करेगी, इसलिए साम्यवादी विचारधारा को भी धर्म के समरूप माना जाएगा। वर्टिकल बार प्रकार्यात्मक विश्लेषण, फंक्शनल एनालिसिस। रॉबर्ट मर्टन ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण के 4 चरण बताए हैं। 1. समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं का पता लगाया जाए। 2. उन उपायों या योजनाओं को चिन्हित किया जाए जिनके द्वारा प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। 3. कोई संरचना की इकाई या संस्था अपरिहार्य नहीं है, इसलिए इसे चिह्नित किया जाना चाहिए कि एक संरचना जैसा प्रकार्य उत्पन्न कर रही है वैसा ही प्रकार्य कोई अन्य संस्था उत्पन्न कर सकती है। इसे मर्टन प्रकार्यात्मक विकल्प या प्रकार्यात्मक समरूपता, फंक्शनल अल्टरनेटिव और फंक्शनल इक्विवेलेंस कहते हैं।
4. जिस सामाजिक स्वरूप अथवा संस्थात्मक इकाई का अध्ययन किया जा रहा है उसका विस्तृत विवरण दिया जाए। रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा प्रकार्यात्मक विश्लेषण का पैराडाइम बनाया है, उसको रूपावली या खाका भी कहते हैं। इसमें इन्होंने 11 बिंदुओं को रखा है। एक अध्ययन का शीर्षक या विषय। 2. शीर्षक के संरचनात्मक आधार। 3. संरचनात्मक इकाई के वास्तविक परिणाम क्या है, इसका आकलन होना चाहिए। 4. मर्टन का कहना है कि परिणामों को अलग अलग संदर्भों में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है। 5. संरचनाओं के आधार होते हैं। विश्लेषण में यह जरूरी है कि संरचनाओं की पूर्व शर्तों अथवा उनके माध्यमों अथवा विशेष तत्वों को जाना जाए। उदाहरण, धर्म की चर्चा में अलौकिक विश्वास का होना इसका आधार है। 6. प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधनों या उपायों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। 7. जिस संरचना या संरचनात्मक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं इसके विकल्प क्या है। मर्टन ने इसी संदर्भ में प्रकार्यात्मक प्रतिरूप फंक्शनल इक्विवेलेंट की धारणा दी है। 8. संरचना की सीमा होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रकार्यात्मक परिणामों की एक सीमा होती है, इस सीमा का आकलन जरूरी है। 9. शास्त्रीय प्रकार्यवादी अथवा प्रकार्यवादी दृष्टि वाले मानवशास्त्री परिवर्तन से अधिक निरंतरता एवं स्थायित्व पर बल देते थे, लेकिन मर्टन का कहना है कि संरचना में परिवर्तन एवं गत्यात्मकता का अनिवार्य रूप से विश्लेषण होना चाहिए। 10. पूर्व निर्धारित निष्कर्ष के स्थान पर अवलोकित एवं व्याख्यात्मक निष्कर्ष होना चाहिए एवं इसका बार बार सत्यापन होना चाहिए। 11. अध्ययन में अवांछित रूप से यदि वैचारिक पूर्वाग्रह का प्रवेश हो गया हो तब उसके प्रति सतर्क होना चाहिए। निष्कर्षतः रॉबर्ट मर्टन प्रकार्यवाद को व्यावहारिक बनाने का प्रयास करते हैं। नोटेट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना की इकाई सामाजिक क्रिया है, जबकि मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना की इकाई सामाजिक संबंध है। मर्टन प्रकट और अप्रकट की अवधारणा फ्राइड के चेतन एवं अचेतन क्रिया से लेते हैं, अर्थात इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने प्रकट प्रकार्य की चर्चा किया है।